हेलो माय डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। पहले पढ़ेंगे हम टाइप्स of reaction on the basis of direction पहली रिएक्शन पहली दो प्रकार की होती है बेसिकली, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सबसे पहले हम देख रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। ये रिएक्शन होती हैं जो कि कंप्लीट हो जाती हैं। पहली बात, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। दीज रिएक्शन, पहला पॉइंट लिखेंगे, दीज रिएक्शन इन विच reactant is completely converted into product। पहला पॉइंट, रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में बदल जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सॉलिड है, ये गैस है, गैस उड़ जाएगी। बेसिकली ये ओपन कंटेनर में होती हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ होती है? ओपन कंटेनर में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रही है, ओपन कंटेनर है, तो मतलब फिर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना। तो इट्स अकर इन दीज रिएक्शन occur in open vessel दूसरी बात, थर्ड पॉइंट, इन दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम नेवर अचीव। इक्विलिब्रियम क्या होता है थोड़ी देर में ही तुमको पता चलने वाला है। पॉइंट लिख लो, इन irreversible reaction equilibrium never achieve। इसमें और फोर्थ पॉइंट, occur in only forward direction। ये केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है। अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलेगा और गैस उड़ जाएगी। फिर अगर गैस उड़ गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इससे मिलके कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना पाएगी। इसलिए अकर इन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देख लो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि मतलब जिनमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात, ये रिएक्शन ओपन वेसल में होती हैं। ओपन वेसल में इसलिए करवाते हैं, अगर हमने क्लोज वेसल ले लिया तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगी। इसीलिए हम इसको ओपन वेसल में ही करवाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा तो ये दोनों कभी मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना पाएंगे। तीसरी बात, ये पॉइंट डिस्कस करूंगा, इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, तो मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन में बस इतना याद रख लो, ये इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। चौथी बात, अकर इन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमेशा फॉरवर्ड ही डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि ये ओपन वेसल में
कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा नहीं बनेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं आएगी। चलो अब हम इसका पहला इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सेकेंड है बी, सेकेंड टाइप की रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे रिएक्शन इन विच reactant converted to product and product converted into reactant मतलब रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, प्रोडक्ट किस में, रिएक्टेंट में बदल जाएगा। जैसे फिर से वही एग्जांपल लूंगा मैं, तो सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है, अगर इसको हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर क्लोज दीज अकर इन, इसका एरो कुछ ऐसे होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का। सेकंड, अकर इन क्लोज वेसल, ये पॉइंट लिख लो फिर मैं समझा दे रहा। अकर इन क्लोज वेसल, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलता है, बस यही कहानी चलती रहती है। क्योंकि अब कंटेनर क्लोज कर दिया है, अब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है, तो बना लेगा। तीसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम विल अचीव इन इक्विलिब्रियम विल अचीव इन दिस रिएक्शन। इन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा बस वेट कर लो, आने वाला है ये इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली इसमें इक्विलिब्रियम अचीव होता है और ये क्लोज वेसल में होती है। चौथा पॉइंट क्या होगा, इट अकर इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, अकर इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। पांचवा पॉइंट ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं, दिस रिएक्शन नेवर कंप्लीट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर कंप्लीट, ये कभी कंप्लीट नहीं होती, इतनी बात याद रख लेना। ये रिवर्सिबल का साइन है और इरिवर्सिबल का साइन क्या होता है, ऐसे, और ये क्या दिखा रहा है, बेसिकली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट। तो आई थिंक रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन तुमको अच्छे से चमक गई होंगी। अब हम बढ़ते आगे की तरफ, इक्विलिब्रियम को समझेंगे। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बेसिकली इक्विलिब्रियम होता क्या है, देखो इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन में अचीव होता है, इट इज ए स्टेट ऑफ, इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ रिवर्स, इक्विलिब्रियम is a state of reversible reaction,
1 मिनट रुक जाना, इंक डाल दे रहा, नहीं पहले समझा ही दे रहा है। इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो अगर मैंने एक इधर क्या लिए बकेट, बकेट में होल है इधर और इधर टैप है, टैप, तो देखो इसमें समझना, टैप मैंने जैसे ही ऑन किया तो इधर से पानी आना स्टार्ट हो गया और मतलब अभी इधर क्लोज है और वाटर ने कुछ अपना लेवल इधर मेंटेन कर लिया। अब मैंने इधर इस बकेट में जितने रेट से पानी इधर गिर रहा था उतना ही होल मैंने इधर कर दिया बकेट में, तो पानी इधर गिरने लगा। अब देखो इसमें जिस रेट से आ रहा है पानी उसी रेट से बाहर जा रहा है और वाटर का लेवल है जो मेंटेन है, मतलब रिएक्शन चल रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है, मतलब पानी गिर रहा है बकेट में, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में बकेट से बाहर भी जा रहा है पानी। लेकिन 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 इधर देखो, इधर कैसा कांस्टेंट दिखाई देगा कि पानी का तो कुछ हो ही नहीं रहा। एक्चुअली एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब तुमको क्वासी स्टैटिक इन नेचर, मतलब ये रुकी हुई लग रही है लेकिन रिएक्शन क्या है, चल रही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सब कुछ चल रहा है। देख पानी आ भी रहा है जा भी रहा है। लेकिन अपन अगर डायरेक्ट इधर देखेंगे इस लेवल पे तो क्या दिखाई देगा हमको, हमको सिंपली एक चीज दिखाई देगी कि वाटर का लेवल तो क्या है, मेंटेन है। एक्चुअली ये क्या है, इक्विलिब्रियम इसने अचीव कर लिया है। अब बात समझ में आ गई होगी, अब चीजें समझ में आ गई होंगी। ये बेसिकली क्या अटेन कर चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है पहली बात तो स्टेट, ठीक है। तो आई थिंक ये बात तुमको समझ में आई होगी। अब मैं लिखवा रहा हूं, ये सब रब करूं, अब मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखवा दे रहा हूं इक्विलिब्रियम की। पहला, इक्विलिब्रियम में होता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, पहली बात रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पहली, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन, देखो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का एक कतई मतलब नहीं है इक्विलिब्रियम अचीव होने से और रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन इक्वल होने का मतलब कतई नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो गए हैं। इक्विलिब्रियम में बेसिकली मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट होते हैं, इक्वल नहीं होते। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। कांस्टेंट का कतई मतलब नहीं है कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर ए रिएक्शन है और बी प्रोडक्ट है तो ये कतई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ ए ज्यादा भी हो सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ बी की भी ज्यादा हो सकती है, तब भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसका बिल्कुल लड़के गलत मतलब निकालते हैं। इस बात को मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ और इसका ग्राफ भी बनवाऊंगा। बेसिकली लड़के इक्विलिब्रियम को क्या समझते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो गई होगी, इसलिए मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। चौथी बात, इट डज नॉट अफेक्ट बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, ये पॉइंट में लिखवा दे रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन अनअफेक्टेड
अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालोगे तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, लेकिन रेट कांस्टेंट पर फर्क नहीं पड़ता। ये एक पॉइंट है। और इसमें चौथा पॉइंट लिख लो, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। ये तुमको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो समझ में आएगी। इधर डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, इसको जीरो हो जाती है। और कुछ लिखना चाहो इसमें पांचवा पॉइंट, इट इज स्टेट ऑफ, मतलब डायनामिक प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अकर विद इक्वल रेट। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा। इक्विलिब्रियम को लाइव एग्जांपल बताऊं क्या? ये मैं आगे जा रहा हूं और ये मैं पीछे आ रहा हूं, ये मैं आगे जा रहा हूं और इधर से मैं पीछे आ रहा हूं। अगर मैं ऐसे चलूं, इस तरह से मैं चल रहा ट्रेडमिल पर, तो मैं चल तो रहा हूं, मैं आगे की साइड चल रहा हूं, लेकिन ट्रेडमिल पीछे की तरफ चल रही है। तो ये मेरा क्या है? इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। चल तो रहा हूं मैं, डायनामिक नेचर है, मैं आगे भी जा रहा हूं, पीछे भी जा रहा हूं। इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक प्रोसेस, मतलब ये बोथ फॉरवर्ड एंड रिएक्शन अकर इन इक्वल रेट। मतलब जितनी स्पीड से मैं आगे बढ़ रहा हूँ उतनी ही रेट से ट्रेडमिल मुझे पीछे मतलब कर रही है। आई थिंक इक्विलिब्रियम की तुमको खूब अच्छी तरह से फील आ गई होगी। नल का पानी याद रखना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आती रहेंगी चीज़ें। और इसका मतलब मैं बता ही दिया है कि इसका मतलब कतई नहीं समझ लेना कांस्टेंट का मतलब कि इक्वल हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा, कतई नहीं होगा। ठीक है, इसके ग्राफ बनवाऊंगा अभी। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतने पॉइंट्स लिख लो सभी एक एक करके। Types of equilibrium. Types of equilibrium. पहला होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम अचीव इन ओनली फिजिकल स्टेट चेंज होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में ओनली फिजिकल स्टेट चेंज होता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, फिजिकल स्टेट ही चेंज हो रहा है। अरे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, मतलब पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम it deal with केमिकल रिएक्शन। ये बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन से डील करता है। आगे सब तुमको बहुत रिएक्शन देखने को मिलेगा। बेसिकली हम मेन फोकस रहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम पर, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलो अभी तो ग्राफ समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम का, रेट वर्सेस टाइम का। और फिर सबसे पहले समझते हैं एक ग्राफ इक्विलिब्रियम का, रेट वर्सेस टाइम का। ये है रेट और ये है क्या? टाइम। रेट है, ए टाइम है। तो बेसिकली अगर ए प्लस बी मिलेंगे तो ए भी बनेगा,
कुछ टाइम बाद। अरे भाई रिएक्टेंट कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, होगा या नहीं? जैसे सपोज दैट ए को मान लो सर मतलब पानी और रुआवजा, ये क्या होगा? रिएक्टेंट। अगर इन दोनों को मिक्स करोगे तो बनेगा क्या? फाइनली रिएक्टेंट जैसे जैसे तुम डालते जाओगे दोनों को, रिएक्टेंट पानी रुआवजा दोनों को, ये दोनों रिएक्टेंट है, इनको डालते जाओ प्रोडक्ट बनता जाएगा नीचे, मतलब पानी और रुआवजा का शरबत बनता जाएगा। बस तुम डालते जाओ, मतलब रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं और प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो मतलब इनिशियली रिएक्टेंट तो होता है कुछ ना कुछ, और धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ये क्या है? रिएक्टेंट। और इसको दिखाते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब प्रोडक्ट इनिशियली तो वो जीरो था, प्रोडक्ट इनिशियली जीरो था। अरे भाई रिएक्टेंट ही नहीं लिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तब ए प्लस बी लोगे तभी तो ए भी बनेगा। पहले तो रिएक्टेंट होंगे ना कुछ, बाद में प्रोडक्ट। इनिशियली प्रोडक्ट जीरो था, धीरे धीरे से बनना स्टार्ट हुआ, और जब इक्विलिब्रियम आ गया, इधर क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। तो क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। ये क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और तब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? इधर इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। इक्विलिब्रियम की हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा था कि भैया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है। ये हमारा इक्विलिब्रियम है बेसिकली। इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब मैं दूसरा पॉइंट समझाने जा रहा था जिसमें मैंने बोला था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर है। इसकी ग्राफ बनवाने जा रहा हूँ, ठीक है? देखो 3 ग्राफ बनवाऊंगा, एक ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ। चलो इधर क्या लेना है तुमको? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इधर टाइम, कंसंट्रेशन टाइम, कंसंट्रेशन टाइम। इनिशियली कुछ रिएक्टेंट था और वो किसमें? प्रोडक्ट में बदलने के लिए इनिशियली रिएक्टेंट कम होगा। इनिशियली रिएक्टेंट था और धीरे धीरे कम होता गया। इनिशियली प्रोडक्ट कुछ था, धीरे धीरे क्या हो गया? प्रोडक्ट बनने लगा। मतलब ये क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब एक रिएक्शन है, ए से क्या दे रही है? बी। रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है? तो ये कंसंट्रेशन ऑफ बी। देखो इधर जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ इसकी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, रिएक्टेंट इधर आया ए, इधर एकदम इधर कांस्टेंट चलने लगा, और प्रोडक्ट ऐसे गया और इधर कांस्टेंट चलने लगा, प्रोडक्ट बी। तो इधर क्या हो रहा? कंसंट्रेशन ऑफ ए की ज्यादा है, इसका एरिया देखो, कंसंट्रेशन ऑफ, इधर इक्विलिब्रियम आ गया है। कुछ टाइम बाद कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन मतलब बी की कंसंट्रेशन सपोज दैट इधर मान लो 5 थी, तो कांस्टेंट मतलब इनिशियली इसकी कुछ होगी 10 होगी 20 होगी, आके 5 पे कांस्टेंट हो गया। प्रोडक्ट भी आके 5 पे कांस्टेंट हो गया। इसी तरह इनिशियली कंसंट्रेशन रही होगी एक ही कुछ, और वो आके इधर माइनस मतलब इधर मान लो 7 पे कांस्टेंट हो गया। इधर ये कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 पे आके कांस्टेंट हो गया, तो तब इधर कांस्टेंट हो गए कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी, तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? अचीव हो गया। इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, लेकिन इधर
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इधर तो क्या थे, बराबर थे, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। अब देखो इसका एरिया, ए का एरिया ज्यादा दिखाई दे रहा है, अरे इधर से ऐसे ऐसे शेड कर लो, तो इधर कंसंट्रेशन ऑफ ए की क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और तीसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, रिएक्टेंट आया आया इधर से इधर कांस्टेंट होने लगा, और प्रोडक्ट गया 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 और इधर से कांस्टेंट होने लगा। अब इधर ये कांस्टेंट होने लगा, इधर और इधर रिएक्टेंट इधर कांस्टेंट होने लगा और प्रोडक्ट इधर कांस्टेंट होने लगा, तो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन इधर देखो कंसंट्रेशन ऑफ बी की क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी की ज्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ ए की कम हो गई। ठीक है, तो मैंने बोला था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाते हैं, एक टाइम बाद क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अब बस सीधी ही चलती जाएगी लाइन, क्योंकि अब एक कांस्टेंट हो गया है और इधर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। तो इक्विलिब्रियम का ये कतई मतलब नहीं होता कि कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी के बराबर हो। मे बी ये ज्यादा भी हो सकता है रिएक्टेंट, मे बी ये कम भी हो सकता है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कम हो सकता है, प्रोडक्ट ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ी समझाने में एनर्जी ज्यादा लग गई है, लेकिन तीनों ग्राफ से आई थिंक तुमको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। हो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन ये किसने दिया था, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम गोल्डबर्ग और बागे था। चलो उन्होंने क्या बोला था समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग एंड बागे, गोल्डबर्ग और बागे ने ये दिया था, क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, इनने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant raised to power of their stoichiometry coefficient। क्या बोला था, देखो अभी मैं रिएक्शन से समझा दे रहा हूं, ए प्लस बी एक रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इनने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर लगा दो, बस यही है रेट, यही है भाई लॉ ऑफ मास एक्शन, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रेट को अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसको के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, कि ए की पावर ए बी की पावर बी, ये क्या है, रेट कांस्टेंट, के है रेट कांस्टेंट। आई थिंक चमक गया होगा, बस इतना सा ही लॉ था, पढ़ना है तो पढ़ाएंगे। खैर इसका ज़्यादा यूज आने वाला है, अभी समझ लो कि बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि ये 12th में रिपीट होगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं।
कहाँ बनते हैं वो पता चल जाएगा तुमको। ये बनते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ है, इसलिए गुल्डबर्ग और बागी की थोड़ी इज्जत करें और इसको ढंग से पढ़ें, अपने नोट्स में लिखते भी जाएं। चलो लिखो। अब हम आगे चल रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एक रिएक्शन दी है AA प्लस BB, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, गिव्स CC प्लस D। तो अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है। लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू लोमा, अकॉर्डिंग टू लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन, लोमा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगी, ये है K फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है KB, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लिखेंगे कि F, यही तो उधर डायरेक्ट अभी हमने रेट लॉ, क्या लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या पढ़ा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जा रहे हैं तो रिएक्टेंट हमारे क्या होंगे, A और B, और KF लगा दिया, उधर K था सिंपली, इधर फॉरवर्ड जा रहे हैं तो KF लगा दिया, कुछ नहीं किया है। रेस्ट टू पावर देयर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेस्ट टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट AB। अगर दूसरा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे तो KB, ये क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब हम इस साइड से जा रहे हैं तो हमारे लिए रिएक्टेंट कौन होंगे, हमारे लिए रिएक्टेंट अब ये हो जाएंगे, क्योंकि अब हम पीछे से जा रहे हैं। पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इधर से जा रहे तो रिएक्टेंट क्या थे, सिंपली ये थे। अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में अब रिएक्टेंट कौन होंगे, C और D। तो रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ C, रेस्ट पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ D, रेस्ट पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम तभी अचीव होगा तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। हाँ, अब बस इनकी वैल्यू रख दो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, KF, कंसंट्रेशन ऑफ रेस्ट पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ B, रेस्ट पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, K बैकवर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ C, रेस्ट पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ D, रेस्ट पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, KB को नीचे ले आओ, KF KB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, रेस्ट पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ D, रेस्ट पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक रेस्ट पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ B, रेस्ट पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये क्या बन गया, K इक्विलिब्रियम, ये बन गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या बन गया, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, और ये सब निकल के क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या आ गया, मैंने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमको पता चल जाएगा, पता चल गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुछ चीजें थोड़ी वेट करने पर ही समझ में आती हैं। मैंने बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमको अच्छे से समझ में आएगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। KF क्या है, रेट कांस्टेंट
रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और के भी क्या है बेसिकली, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी को हम बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रेस्ट टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेस्ट टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बेसिकली यही होता है के इक्विलिब्रियम। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी केपी की टर्म में डिफाइन करेंगे। बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, आई थिंक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमको समझ में आ गया होगा। लोमा इसलिए पढ़ा था हमने, समझ में आ गया। इस डेरिवेशन में इसकी ज़रूरत थी, बस इसका इतना ही यूज़ है लोमा का इस चैप्टर में। लेकिन आगे 12th की केमिस्ट्री, मतलब 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शायद में भी थोड़ी बहुत केमिकल काइनेटिक्स में भी हो सकता है। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स में भी है थोड़ी बहुत रोल, लेकिन इम्पोर्टेंट है तो पढ़ लो यार, एक बार पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और केसी पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी, it is used Kc, it is used when concentration of reactant or product are involved. It is used when concentration of reactant and product are involved. Kp basically it is used, लो पूरा डिफरेंशिएट ही कर दे रहा। It is used when pressure of reactant and concentration are, when partial pressure of reactant and product, when partial pressure of reactant product are involved। अब देखो, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं एग्जाम्पल की, तो ए प्लस बी गिव्स सी और एक रिएक्शन इधर लिख रहा हूं, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अब हमको क्या लिखना है, इधर लिखना है केसी लिखना है। तो बेसिकली हमने केसी क्या कंसंट्रेशन की टर्म में लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कैसे लिखना सीखा था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बस इसी को केसी बोल देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये हो गया हमारा केसी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब केपी लिखना है। केपी कैसे लिखेंगे, केपी लिखेंगे सिंपली पार्शियल प्रेशर की टर्म में। केपी बेसिकली गैसियस रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी होगी, इसमें सब में गैसियस, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, सब गैस, तभी तो पार्शियल प्रेशर आएगा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। अभी मैं लिखवा दूंगा। केपी कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेस्ट पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी
raised to power their stoichiometric coefficient. Partial pressure of A raised to power their stoichiometric coefficient. Partial pressure of B raised to power their stoichiometric coefficient. ये हो गया Kp। और बेसिकली पार्शियल प्रेशर होता क्या है? पार्शियल प्रेशर होता है मोल। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ले लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर हम इसका ले रहे हैं पार्शियल, तो इसका होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, ये होता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम डिस्कस कर ले रहे हैं यूनिट ऑफ केपी और केसी। केपी और केसी समझ में आ गया है। ये कब यूज करते हैं? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी हो और पार्शियल प्रेशर दिया हो, तब क्या करते हैं? ये वाला केपी यूज करते हैं। तो ये बेसिकली दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम थोड़ी यूनिट और डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ केपी और केसी। बार बार मोबाइल देखना पड़ता है कि चल रहा है या नहीं। बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है, बिल्कुल भी पढ़ाने देना नहीं चाहता है। जिस तरह तुम जिस तरह तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, उसी तरह मेरा मोबाइल तुमको पढ़ाने नहीं देना चाह रहा। सिंपली मैं इतना कहना चाह रहा था। ठीक है, चलो तो अब हम यूनिट ऑफ केपी केसी और देख लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करेंगे आज का लेक्चर। चलो, यूनिट ऑफ केपी, यूनिट ऑफ केपी सब। यूनिट ऑफ केपी कैसे लिखेंगे? पहली बात, ये केपी क्या? डिपेंड ऑन रिएक्शन। पहला, डिपेंड ऑन रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ये फिक्स नहीं होगी। ये होता है एटमॉस्फेयर डेल्टा एनजी। और यूनिट ऑफ केसी क्या होगा? यूनिट ऑफ, अरे भाई पार्शियल प्रेशर क्या है? प्रेशर, एटमॉस्फेयर ही होती है उसकी यूनिट। ठीक है, डेल्टा एनजी का मतलब अभी समझ में आएगा। डेल्टा एनजी बेसिकली होता है डेल्टा एनजी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है डेल्टा एनजी। तुमको इधर ही बता दिए, लेकिन अभी चीज़ें और चमक में आ जाएंगी थोड़ी देर में। डेल्टा एनजी बेसिकली क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। यूनिट ऑफ केसी, ये भी डिपेंड ऑन रिएक्शन, सेकंड मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर। इधर भी डेल्टा एनजी आएगा। ठीक है, तो रिएक्शन देख के ही हम बता पाएंगे कि इसकी यूनिट बेसिकली केपी और केसी की है क्या। देखो, अभी मैं रिएक्शन करके दिखाऊंगा तो तुमको चीजें समझ में आएंगी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in term of Kp and Kc। चलो, पहले एक रिएक्शन ले रहा हूँ। पहली रिएक्शन ली है मैंने PCl5 और PCl5 लिया है। ये सब गैसियस रिएक्शन है। इससे PCl3 मिला प्लस Cl2 मिला। अब इसमें हमको क्या है? ये भी गैसियस है, गैसियस। अब हमको इसमें केपी और केसी लिखना है और इनकी क्या बताना है? यूनिट बताना है। तो बेसिकली यूनिट कैसे? केपी केसी लिखो,
Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अब देखो मैंने क्या बताया था, Kc की यूनिट कैसे लिखना है, Kc की यूनिट लिखना है मोल पर लीटर डेल्टा Ng। अब तुमको डेल्टा Ng, इसमें डेल्टा Ng कितना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, इधर भी क्या है 1 ही है 1, तो क्या आया है 1, तो इधर Kc की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर +1। और तुमको इधर भी देखना चाहते हो तो देखो इनकी सबकी ये सब कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर लिखो, मोल पर लीटर अपॉन नीचे भी कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कट गया और फाइनली इधर मोल पर लीटर बच गया। ठीक है, तो Kc समझ में आ गया। अब मैं तुमको समझा दे रहा हूँ इधर ही Kp, थोड़ी इंक डाल ले, पता नहीं यार इस मार्कर में कितनी ज़्यादा इंक लगती है, तब देखो इंक खत्म। चलो खैर, तुमको मज़ा आ रहा होगा, मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा है। तो Kp को बेसिकली क्या कैसे लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखना है Kp को, Kp कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, PPCl3 इंटू PCl2 अपॉन PPCl5। ये सभी क्या है, इन सब की यूनिट क्या होती है पार्शियल प्रेशर की, एटमॉस्फेयर। और Kp इधर डेल्टा Ng कितना है, डेल्टा Ng इसमें अभी 1 ही है, डेल्टा Ng 1 है तो Kp की यूनिट कैसे लिखेंगे, एटमॉस्फेयर, डेल्टा Ng कितना है 1 तो 1 लिख दो। अभी तुमको इसको क्रॉस चेक करा दूं, Kp इधर डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng कितना है, एटमॉस्फेयर 1। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एटमॉस्फेयर, देखो यही यूनिट क्रॉस चेक करवा रहा हूँ, इसकी एटमॉस्फेयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एटमॉस्फेयर। अब इससे ये कट गई, बचा क्या है एटमॉस्फेयर, और ये हमने यूनिट पहले निकाल दी। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट मोल पर लीटर कंसंट्रेशन दी हो तो ये वाली मतलब ये यूनिट होगी, डेल्टा Ng रख देना 1, डेल्टा Ng निकालना आना चाहिए तुमको पूरी। चलो दूसरी रिएक्शन में करवा दे रहा हूँ, तो डेल्टा Ng निकालना तुम सीख जाओगे। पहली रिएक्शन, एक और रिएक्शन लिख लो, H2 प्लस I2 gives 2HI। अब हम Kc लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सिंपली इतना। अब Kc इधर डेल्टा Ng कितना आ रहा है, डेल्टा Ng 2 - 2 0 आ रहा है, तो देखो Kc मोल पर लीटर का स्क्वायर और इधर मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, इस दोनों से दोनों कट गए, तो Kc इधर क्या आया है, यूनिट लेस। इधर डेल्टा Ng 0 है तो यूनिट लेस रहेगा। Kp भी लिख लो, Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ HI रेस्ट पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 रेस्ट पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अब देखो Kp इधर एटमॉस्फेयर स्क्वायर आ रहा है, इधर एटमॉस्फेयर
कि दोनों से दोनों कट गए, तो केपी भी क्या आ रहा है, यूनिटलेस। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अब समझ में आ रही होंगी। चलो जिसको नहीं समझ में आया वो लास्ट एग्जाम्पल्स में समझ ले। थर्ड एग्जाम्पल क्या ले लूँ, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, 3 दूनी से। इधर डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, डेल्टा एन जी कंसंट्रेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, 3 + 1 4, तो इधर आया -2। अब Kc लिखो, Kc लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ, ये सभी गैसियस हैं क्योंकि Kp भी लिख रहे हैं हम इसका स्क्वायर N2 और इधर H2 का क्यूब। तो और Kp भी लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो इसकी मोल पर लीटर का स्क्वायर है इधर, हाँ, फिर इधर है मोल पर लीटर है, और फिर क्या है, मोल पर लीटर का क्यूब है। देखो एक से एक कट जाएगा और इससे इधर 2 बचेगा, एक कट जाएगा, तो इधर से आएगा मोल पर लीटर के पावर -2, और डेल्टा एन जी रखना था, डेल्टा एन जी कितना आया है, -2, तो -2 ही आएगा। केपी में देखो एटमॉस्फेयर का स्क्वायर, फिर इधर एटमॉस्फेयर का क्यूब है, फिर इधर एटमॉस्फेयर है, इससे ये कट जाएगा, एटमॉस्फेयर से इससे ये कट जाएगा, एटमॉस्फेयर -2 ऊपर जाएगा, तो केपी एटमॉस्फेयर -2। अब देखो डेल्टा एन जी एटमॉस्फेयर पावर डेल्टा एन जी, तो यही आएगी यूनिट। तो आई थिंक यूनिट से तुम अब खेलने लगे होगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर, मौज करो। आज का लेक्चर बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत समझ में आया होगा। आई थिंक कल इसको आगे बढ़ाएंगे, लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए इधर ही समाप्त करते हैं। बाय।